हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग फिर से हाजिर हैं सीपीसीटी के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए लेकर। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पे चर्चा करूँगा और उन प्रश्नों का जो सार है वो मैंने यहाँ पे बना लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने उन क्वेश्चनों को यहाँ पे अपने हाथों से लिखा है। हालांकि मेरे पास कंप्यूटर था, पर मैं चाहता था कि मैं एक एक प्रश्न पर, जो परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी हैं, उन सभी प्रश्नों पर अपनी खुद की नज़र डालूं और अपने पूरे जितना भी मेरा अनुभव है उन अनुभव के अंदर ही मैं उन प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के लिए संकलित करके लेकर आऊँ। तो उसी तरह के कुछ 52 प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट के लिए आपको करना क्या है कि एक कॉपी और एक पेन साथ लेकर बैठना है और जिस तरह से यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसका उत्तर देना है और अगर आपका उत्तर सही है तो 1 नंबर वहाँ पे अपना जोड़ते जाना है और अगर आपका उत्तर गलत है तो 0 आपको वहाँ पे आपका लिखते जाना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने अभी तक जो पढ़ाई की परीक्षा की दृष्टि से वो पढ़ाई कितनी सही गई, या आप परीक्षा जो 5-6 दिन बाद जो हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है उसमें आप अपने आप को किस स्थान पे देख रहे हैं, आपका जो स्थान है वो परीक्षा में कहाँ पे है, या फिर सिंपल सी साधारण सी भाषा में अगर अपनी भाषा में कहूँ तो आप कितने पानी में है ये आप अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्क्रीन पे है हमारा क्वेश्चन है हमारा, कैचे मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे पूरी तरह से सामने हैं, आपके ऑप्शंस को आप देख सकते हैं और ABCDE 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पांचों ऑप्शंस में से आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल एकदम सटीक बैठ रहा है। उस ऑप्शंस को देखकर अपना उत्तर यहाँ पे दीजिए। तो क्वेश्चंस एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि जो कैच मेमोरी होती है किन के बीच क्रिया करती है। तो इसका उत्तर मैं आशा करता हूँ, क्योंकि जब मैंने मेमोरी पढ़ाई थी तो मैंने कैचे मेमोरी के बारे में आपको बताया था। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका राइट उत्तर रहेगा वो रहेगा CPU और रैम के अंदर वह क्रिया करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लगाइए। इसी तरह जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। स्क्रीन पे आपके आ गया होगा, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस पाँचों आपके सामने हैं। जो सही उत्तर है वो आपको लगाना है और नंबर अपना जोड़ना है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो बिट और बाइट्स का है, तो जो 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स से बनता है हमारा एक निबल और 8 बिट्स से बनता है हमारा एक बाइट और 1024 बाइट से बनता है हमारा 1 किलोबाइट। किलोबाइट भी बोलते हैं और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, KB। और 1024 KB से 1 MB मेगाबाइट, 1024 MB से 1 GB गीगाबाइट, 1024 GB से 1 टेराबाइट TB। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी लिखी हुई हैं। आशा करता हूँ आपका जो ये प्रश्न था गलत नहीं हुआ और 1 नंबर आपको आसानी से मिल गया है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर हम और बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है और अगला क्वेश्चन यूँ है हमारा कि जो URL है उससे क्या तात्पर्य है। URL से क्या तात्पर्य है, ये सीधा सा क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म से संबंधित। फुल फॉर्म से CPCT के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इजी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शंस को देख के बताइए कि आपका सही उत्तर क्या है। बहुत ज़्यादा सीधा सिंपल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, सही आंसर दीजिए और अपना नंबर जोड़ लीजिए और जिनका गलत है वो गोला यहाँ पे लगा लें। ठीक है, तो इसका URL का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर। यूआरएल का सिंपल सा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है आपका, पढ़िए इसको। क्या है, अवांछित मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है कि हमारी जब ईमेल आईडी बनती है तो उसमें कुछ ऐसे मेल भी आते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे मेल भी आते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो वे मेल जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, जिन मेलों की हमें आवश्यकता नहीं होती है उन मेलों को क्या कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो जरूरी मेल होते हैं वो हमारे काम के होते हैं, कुछ ऐसे मेल होते हैं जिन पे क्लिक करने से सीधा कंप्यूटर के अंदर क्या आ जाता है, वायरस हमारा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के मेलों को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब मैंने लैंग्वेज पढ़ाई थी तो मैंने आपको सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल, बेसिक, कोबॉल, इन सब के बारे में, प्रोलॉग, इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। अगर नहीं पढ़ा है तो लैंग्वेज का जो हमारा वीडियो है उसको जाकर देखें, अभी समय है, पूरा वीडियो देखें। ठीक है, एक नंबर आपका कहीं से भी नहीं गया। मैंने आपको बताया था कि सी प्लस प्लस बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये किस तरह की भाषा है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि CD किसका उदाहरण है। जो CD होती है, CD वाली जो चीज़ें ये हमारी काय में आ जाएंगी, CD भाई साहब आ जाएगी हमारी स्टोरेज में। स्टोरेज डिवाइस हमने पढ़ी थी ना, मेमोरी की जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं उसमें। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। जिन लोगों का सही आंसर आ चुका है मिला लेना, और जिनका गलत हुआ वो एक नंबर अपना यहाँ पे काट लेना। CD किस तरह का डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है। CD जो है किस तरह का डिवाइस है, हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, उसके अलावा सातवां क्वेश्चन हमारा अब यहाँ पे आ जाएगा, कंप्यूटर मॉनिटर रिजोल्यूशन को डेस 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 में मापा जाता है। देखो क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, इसका जो मॉनिटर होता है, नॉर्मली जब हम फोटो खींचते हैं और हमारे कैमरे की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, मोबाइल हमारा अच्छा नहीं है, तो हम जूम करने पे हमारा जो पिक्सल है वो फटता है। बोलते हैं ना कि इस मोबाइल का तो पिक्सल फट रहा है, फोटो पिक्सल फट रहा है। तो हमारा जो इमेज होता है, जो भी इमेज होता है कंप्यूटर का, वो मिलके किन से बना होता है, डॉट से मिलके बना होता है। उन छोटे छोटे डॉट से एक पूरे पिक्चर का निर्माण होता है। उन छोटे छोटे डॉट को कहा जाता है पिक्सल, और उन पिक्सलों से मिलके क्या बनता है, रिजोल्यूशन। ठीक है, तो वहीं से हमारा एक क्वेश्चन उठा था कि कंप्यूटर मॉनिटर रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, तो पिक्सल की संख्या में, यानी कि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे हमारी इमेज की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और कोलर क्वार्टरो प्रो दोनों उदाहरण हैं। किस चीज़ के उदाहरण हैं। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, लेकिन इसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आधा जो चीज़ है वो तो हमें पता है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि एक्सेल किस तरह का काम करता है। तो ये स्प्रेडशीट का काम करता है, शीट बनती है इसके अंदर, इसमें वर्कबुक, वर्कशीट, ये सारी चीज़ें बनती है ना, रो और कॉलम से मिलकर सेल का निर्माण होता है। तो वहाँ से आपका MS एक्सेल का ये सीधा सा क्वेश्चन हो जाएगा। आप थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगाएंगे तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर लगा देंगे। इसके अलावा देखिए नवा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, चीनी और जापानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए किस कोडिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इसके आपके पांचों जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, उनमें से देखिए राइट आंसर आपका कौन सा है, और जो सही विकल्प है उसको लगाइए, मुझसे मिलाइए और एक नंबर अपना ले जाइए, और गलत नंबर वाले अपनी कॉपी को गोले से भर लीजिए। ठीक है, 90 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चीनी और जापानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए किस कोडिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूनिकोड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, यूनिकोड हो जाएगा। जिनका गलत है वो एक नंबर जोड़ लें, और गलत, जिनका सही है वो एक नंबर जोड़ लें, और गलत वाले एक नंबर अपना यहाँ पे कम कर लें। देखो क्वेश्चंस हमारे इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अभी और मॉक टेस्ट आने हमारे बाकी हैं। ठीक है, तो आपको उनकी भी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम, जो कंप्यूटर कार्य करता है उनके 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम यहाँ पे क्या होगा। देखिए फटाफट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज या इनपुट, या फिर आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेस या इनपुट, या फिर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या
स्टोरेज। बताइए भैया राइट आंसर इसका हमारा क्या होना चाहिए। तो 10वें का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आप लोग देख लीजिए कि इन 10 क्वेश्चंस में आपके कितने राइट आंसर हैं, उसी के आधार पे आगे वाले जो हैं थोड़ा लेवल और टफ होने वाला है ना। तो आप कितने अच्छी ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से सही में आप ले में पढ़ाई कर रहे हैं, उसका अंदाजा आपको यहीं से लग जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की ओर। चलिए फटाफट के अंदाज में 11वें क्वेश्चन के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डिजिटल मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। डिजिटल मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, बिट है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, क्या है आपको बतानी है सबसे छोटी इकाई। अभी हमने पूरी की पूरी सारणी यहाँ पे खोल के रखी थी या नहीं रखी थी, वहीं से आपको अंदाज़ा लगाना है कि जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई है जो वो क्या हो जाएगी हमारी, बाइट हो जाएगी, है ना। डिजिटल मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो जाएगी हमारी, बाइट हो जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। ठीक है, हमारी क्लास पहली और आखिरी नहीं है जो ख़त्म हो जाएगी, आगे भी आती रहेगी। इस बार अगर सीपीसीटी नहीं निकला तो अगली बार के लिए मेहनत करने के लिए हम कल से ही तैयार हो जाएंगे, मतलब एग्जाम के अगले दिन से ही हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आ जाएगा इसी के साथ हमारा। 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा सिस्टम के पहले ही पावर ऑन रहने की, यानी कि सिस्टम पहले से ही चालू है, रहने पर रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है। देखो क्या होता है, कई बार हमारा जो कंप्यूटर होता है वो काम करना बंद कर देता है या फिर मान लो हैंग होने लगता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं। मोबाइल को भी हम कई बार हैंग मारने पर रीस्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, देखो नॉर्मली कंप्यूटर को चालू करना और बंद करना, ये प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। क्या कहलाती है, बूटिंग। अब डिपेंड करेगा कि बंद कंप्यूटर को आप चालू कर रहे हो या चालू कंप्यूटर को ही फिर से चालू कर रहे हो, यानी कि रीस्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है आपकी क्या कहलाएगी, 5 ऑप्शन में से राइट आंसर को पहचानिए क्या लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, वार्म बूटिंग। क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग। एक होती है कोल्ड बूटिंग, बंद कंप्यूटर को चालू करना, है ना, और चालू को फिर से रिस्टार्ट करना क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन, यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ एक्सपी में परिवर्तित करते हैं तो आप वास्तव में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का निष्पादन कर रहे हैं। यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 98 को हम एक्सपी में क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगी वो प्रक्रिया। क्या करते हैं हम नॉर्मली ऐपों को, जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं उनको पुराना होने पर हम लोग क्या करते हैं, बताइए बताइए बताइए, अपडेट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या कहलाएगी, अपग्रेड कहलाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अपग्रेड। ठीक है, उसके अलावा देख लीजिए आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारा 14वां क्या कह रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज के 1 और 0 को मनुष्यों द्वारा समझने योग्य कैरेक्टरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 0 और 1 और 0 को मनुष्यों द्वारा समझने योग्य कैरेक्टरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जिन बच्चों ने स्टेनो किया हो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से समझ में आ जाएगी उनको ये चीज़ कि स्टेनो में जो हम लैंग्वेज लिखते हैं वो हम उसको हिंदी में ही तो लिखते हैं, पर वो सिर्फ उन्हीं को पता चलती है जिनने स्टेनो सीखी हुई होती है, या फिर जिन्होंने उर्दू पढ़ी होती है उनको उर्दू पता होती है, तमिल वालों को तमिल, हालांकि लिखी वो हिंदी ही है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी डिकोडिंग। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग वाली लैंग्वेज होती है वो। डैश 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 सर्वरों का एक समूह है जो कार्यों को साझा करता है और किसी सर्वर के फेल होने पर एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलने में सक्षम होता है, क्या कहलाता है। राइट आंसर अपना यहाँ से ढूंढ लीजिए। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे भर भर के हमने दिए हैं। ये उस तरीके का क्वेश्चन है जिसको मैंने बोला था कि आपको ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर उलझ रहे हो तो छोड़ो, ये बहुत कहेगा आपसे कि जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। ठीक है, आपको इससे क्या कहना है कि अभी तो ये आपसे बहुत कहेगा, क्या कहेगा ये आपसे बहुत, कि आओ आओ भीड़ कम। ठीक है, तो अपन इससे क्या कहेंगे, जाओ जाओ भीड़ कम। ठीक है, तो इसको छोड़ना है और आगे अपने को बढ़ना है। राइट आंसर देख लीजिए इसका क्या है, राइट आंसर है इसका क्लस्टर। राइट आंसर इसका क्या है, क्लस्टर। ठीक है, आगे देख लीजिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कम्युनिकेशन को बाधित करने की एक तकनीक है।
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर कम्युनिकेशन को बाधित करने की एक तकनीक है। कंप्यूटर को बाधित यानी कि उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की उसको एक तकनीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्नाइफिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्नाइफिंग बोलते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, जब मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे पढ़ाए थे उसमें बताया था मैंने आपको कि लाइनक्स क्या है, लाइनक्स या फिर लिनक्स, लिनक्स क्या है। तो इन ऑप्शन से में से ढूंढ के बताइए, पढ़ने वाले बच्चे आंख मूंद के इसका राइट आंसर लगा देंगे और 1 नंबर अपना पका लेंगे। हालांकि जो सिर्फ वीडियो को स्किप कर करके आखिरी तक जाते हैं वो तो छोड़ ही देंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, लिनक्स क्या है, एक लिनक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो 1 नंबर जिसने भी अपने यहाँ पका लिया वो खुशी मनाए और 0 वाले अगले ऑप्शन का इंतजार करें। क्वेश्चन क्या जाएगा अगला हमारा कि वर्ल्ड वाइड वेब पर, अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र क्या है। तो इसका राइट आंसर इन तीनों में से आप चारों पांचों में से आपको लगाना है कि ब्राउज़र क्या है। तो ब्राउज़र का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब पर रिसोर्स प्राप्त करने, प्रस्तुत करने और बाधा पहुंचाने के लिए प्रयोग होने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ब्राउज़र से मतलब हो जाएगा जैसे कि हमारा जो गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम के बाद सफारी होगा या इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, ये सब हमारे क्या हैं, ब्राउज़र के उदाहरण हैं। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन डोस पर आधारित एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट है। देखो आपको MS एक्सेल की स्प्रेडशीट पता होंगी क्योंकि एक्सेल में आप काम करो, लेकिन डोस का फुल फॉर्म बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे। ठीक है, तो डोस क्या होता है कि पहले के ज़माने में एक चीज़ होती थी और डोस जो होता था इसमें क्या देना पड़ता था आपको, उसको बताया था मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे। अगर नहीं पता तो सॉफ्टवेयर वाला जो हमारा चैप्टर है उसको जाके आप फिर से पढ़ें। ठीक है, डोस वाला जो चैप्टर था हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ा था। क्योंकि देखो क्या होता है कि वर्तमान में किसकी सरकार है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इतिहास को अगर जानना है और इतिहास को पढ़ेंगे तो कांग्रेस के बारे में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान में मोदी जी की सरकार है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब प्राचीन भारत को पढ़ेंगे, स्वाधीनता पढ़ेंगे तो कांग्रेस का जिक्र तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, लोटस 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोस हो जाएगा। ठीक है, हमारा इसको हमें क्या देनी पड़ती थी, इसको हमें कमांड देनी पड़ती थी। डोस को हमें क्या देनी पड़ती थी, कमांड देनी पड़ती थी। कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है डोस। ठीक है, 20वां देख लो भैया, 20वें में क्या आ जाएगा, 9 अंकों वाले MICR कोड में प्रथम 3 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखो MICR मैंने आपको पढ़ा था जब हमने इनपुट डिवाइस पढ़े थे। MICR मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने इनपुट डिवाइस पढ़े थे। MICR का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि जो इस तरह की चुंबकीय होते हैं, चुंबक होती है जिसको पढ़ने के लिए एक इनपुट डिवाइस ही होती है। तो इसमें बताया कि 9 अंकों वाले MICR कोड में प्रथम 3 जो अंक होते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताइए जरा किसका, बैंक का या फिर किसी और चीज़ का। मुझे पता है 90% जो है वो बैंक में ही जाएंगे, लेकिन ये जो होता है 3 अंक प्रतिनिधित्व करते हैं किसी शहर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शहर का करते हैं। ठीक है, 21वें में आ जाइए, हेक्साडेसिमल नंबर में डेस 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 आधारीय अंक होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं, 15 होते हैं, 16 होते हैं, क्या होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हेक्साडेसिमल नंबर में डेस 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 आधारीय अंक होते हैं हेक्साडेसिमल, यानी कि क्लियर कट क्या आंसर निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा इसका राइट आंसर। जिन जिन का सही है वो नंबर जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग किस पे जाएंगे, अपने 22 पे जाएंगे। देखिए एक्सेल में सभी सूत्र डेस 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 से आरंभ होते हैं। जब मैंने MS एक्सेल पढ़ाया था तब मैंने इस चीज़ को 3 बार बताया था कि MS एक्सेल में आप प्लस का, माइनस का, जोड़ का, गुणा, भाग का किसी का भी सूत्र लगाएं, यहाँ तक कि परसेंटेज का, एवरेज का, किसी का भी सूत्र लगाएं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सम करना पड़ेगा, यानी कि उसको सबसे पहले क्या है, उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल, बराबर उसमें लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बराबर लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के साथ ही हमारा कौन सा 23वां जो है उसको देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो कौन नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो ABCDE, इनमें से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था जब मैंने ब्राउज़र की बात की थी यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफारी। सफारी क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, 24 में आ जाइए,
24 में देखिए कंप्यूटर के 24वां क्वेश्चन, 24 में हमारा हो जाएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में .bas, .doc.htm किसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो मैंने जब आपको जब भी मैं कुछ भी स्टार्ट करता था, जब मैंने MS वर्ड स्टार्ट किया या MS पावर पॉइंट की जब मैंने बात की, एक्सेल की जब मैंने बात की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी व्यक्ति की पहचान करनी होती है तो हम उसका सरनेम देखते हैं, सरनेम उसका देखते हैं, क्योंकि सरनेम उसके पीछे लगा हुआ होता है। वैसे ही अगर हमें किसी फाइल की पहचान करनी है कि ये फाइल किस फॉर्मेट की है, तो उसके सबसे आखिरी में हमें वहाँ पे देखना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि फलाना फलाना .com यानी कि किस तरह की वेबसाइट हो गई, कमर्शियल हो गई या नहीं हो गई, तो वो जो आखिरी का जो डॉट के बाद का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, .nic, ठीक है, .army, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, तो ये इन चीज़ों को क्या कहा जाता है, फाइल एक्सटेंशन। इससे फाइल की पहचान होती है कि फाइल किस फॉर्मेट की है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, एक्सटेंशन। 25वें में आ जाइए, 25 का कहलाता है डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, डिस्क की जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो डिस्क की जो मेन डायरेक्टरी होती है वो क्या कहलाती है, रूट डायरेक्टरी कहलाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी हो जाएगा। राइट आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी हो जाएगा। 26वां आ जाएगा इसी के साथ आपका, कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से डेज 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 में स्टोर होता है। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बताया था कि कट करने से लेकर पेस्ट करने तक का जो समय अंतराल होता है उसमें हमारा जो डाटा सेव होता है, स्टोर होता है, वो कहाँ जाके होता है, वो जाके हमारा स्टोर होता है राइट आंसर पे। कहाँ होता है, राइट आंसर पे। अब राइट आंसर आप बताओ कहाँ होता है, राइट आंसर पे क्लिपबोर्ड पे। कहाँ पे स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड पे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्लिप बोर्ड। 27वां आ जाएगा इसके साथ हमारा, LSI का विस्तारित रूप क्या है, LSI ये शब्द संबंधित है जब हम कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात हम करते हैं, वहाँ से ये शब्द हमारा संबंधित है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, 28वां देख लीजिए, सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि को डेज 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 के रूप में जाना जाता है। सफारी 3 बार आ चुका है, सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, डेज 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 को इत्यादि के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्राउज़र। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सफारी क्या है, एक ब्राउज़र है। 29वां देख लीजिए, 29वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1 बिलियन बाइट्स का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ पे खोल के बता दी थी, सीधा सेट क्या करना है, इनटू करते जाना है, आपको पता चल जाएगा। बिलियन हो रही, बिलियन की बात हो रही है, बिलियन। 10 लाख का 1 मिलियन होता है और 10 मिलियन का 1 बिलियन होगा। ठीक है, तो 1 बिलियन बाइट्स का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। 30 का राइट आंसर देख लीजिए, 30 में क्या है क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में ट्रैक बॉल, माउस और जॉयस्टिक किसके उदाहरण हैं। माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल किसके उदाहरण हैं। तो जब हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़े थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो तीनों चीज़ें हैं ये किस तरह के डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस तो है ही सही, क्योंकि इनसे कंप्यूटर में अंदर डाटा हमारा जा रहा है, जो भेज दे वो इनपुट, जो ले ले वो आउटपुट। ठीक है, पर ये एक और चीज़ है कि देखो इनसे एक चीज़ और बन रही है, इनसे पॉइंट भी बन रहा है, इनसे पॉइंट भी बन रहा है। तो किस तरह की डिवाइस हो गई है, हमारे पॉइंटिंग डिवाइस हो गए। चलिए 31 पे आ जाइए, वायरस का विस्तारित रूप क्या है। MPPSC ने जब 2019 में पेपर लिया था, जनवरी 2019 में, तो उसने ये क्वेश्चन अपना GK में डाला था कंप्यूटर के पैराग्राफ में कि वायरस का विस्तारित रूप क्या है। इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि इसकी जो महत्वपूर्णता है वो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आई थी। तो फुल फॉर्म देख लीजिए, वायरस का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या क्या है। वायरस का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। चलिए ठीक है, 32 पे आ जाइए,
वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। मैंने ट्रांसलेटर पढ़ा है आपको, असेंबलर पढ़ाया है, उसके बाद चलो तो ट्रांसलेटर मैंने आपको पढ़ाया है, सारे आपको मैंने यहाँ पे असेंबलर, कंपाइलर सब आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं, जितने भी ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। तो असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में कौन करता है? असेंबलर ट्रांसलेट करता है, ठीक है। राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा? असेंबलर। 33 देख लीजिए, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या ना हो। बूट का मतलब मैंने आपको बताया था, है ना, एक कंप्यूटर बूट आप क्या नहीं कर सकता यदि उसमें क्या ना हो? यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वो क्या नहीं कर सकता? बूटिंग नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बूटिंग हो जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो बूट नहीं कर पाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। 34 पे आ जाइए, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में किस प्रकार की संसाधित होती है? ये ऐसा क्वेश्चन था जो जिनने यूज़ किया सिर्फ उन्हीं को पता होगा, जिनने यूज़ नहीं किया उनको नहीं पता होगा, तो छोड़ के आगे बढ़ो। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेच प्रोसेसिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? बेच प्रोसेसिंग। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बेच प्रोसेसिंग। 35 पे आ जाइए, दो प्रमुख प्रकार के कंप्यूटर चिप्स होते हैं। दो प्रमुख प्रकार के कंप्यूटर चिप्स होते हैं। अब इसमें दो मिलके एक आंसर बनेगा, ठीक है। तो दोनों सही है, बाहरी मेमोरी चिप और दूसरा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो दोनों को मिला के संयोजन से जो आंसर हमारा बन रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा बाहरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप, दोनों इसके राइट आंसर हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा मिला के आंसर बन रहा है। 36 में आ जाइए, MS वर्ड के किस टैब के अंतर्गत वर्तनी जांच सुविधा उपलब्ध है? बात किसकी हो रही है? MS वर्ड। मैंने आपको बताया था थिसोरियस, है ना, स्पेलिंग ग्रामर की जांच करने के लिए थिसोरियस का यूज़ किया जाता है, पर ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है रिव्यू के अंतर्गत। काय के अंतर्गत आता है? रिव्यू के अंतर्गत। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए कि जब क्रिकेट हम मैच देख रहे हैं, मान लीजिए हम क्रिकेट का हम मैच देख रहे हैं, अब एम्पायर ने डिसीजन ले लिया और यहाँ पर रोहित शर्मा ने रिव्यू मांग लिया, तो रिव्यू में थर्ड एम्पायर उस चीज़ को देखता है, थर्ड एम्पायर उस चीज़ को देखता है कि जो चीज़ हुई है वो गलत हुई है या सही हुई है। तो यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक पकड़ लो, गलती पकड़ने के लिए हम क्या मांगते हैं? रिव्यू, ठीक है। तो आपका कभी गलत यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा आ जाएगा आपके हमारा 37वां क्वेश्चन आ जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, ऑप्टिकल डिस्क में डाटा रिट्रीव करने और रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रकाश की किरण कहलाती है। प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? देखो, डाटा को रिट्रीव करने और रिकॉर्ड करने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरह से आपकी स्क्रीन पे है, देखिए इसको। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा रिट्रीव करने और रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रकाश की किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? लेज़र कहलाती है। क्या कहलाती है? लेज़र कहलाती है। चलिए 38वें पे आ जाइए। ये पूरे जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं ना नोट्स, ये हाथों से अपने, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सबको मैं बाकायदा फ़ोटो सेंड कर दूंगा इनके, लेकिन उसके लिए आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना पड़ेगा। हमेशा की तरह उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, तो वहाँ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, और इस तरीके से जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएंगी। यदि हमने ऐसे ही करके हर दिन एक एक मॉक टेस्ट लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे अवेलेबल, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा, है ना, टेलीग्राम में जुड़िए। और 38वें को देख लीजिए, ठीक है। 38वां क्या कहलाता है? इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का अलग होना चाहिए। क्या अलग होना चाहिए उसका? प्रॉक्सी सर्वर। क्या अलग होना चाहिए उसका? प्रॉक्सी सर्वर होना चाहिए। मैंने आपको नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं, गेटवे, रूट, हब, सब मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। मैंने आपको प्रॉक्सी सर्वर के बारे में भी बताया था, ठीक है। 39वें पे जाइए, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है भैया? कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आईसी चिप काय की बनी होती है हमारी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिलिकॉन की। काय की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। 40वां देख लीजिए, प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है। डेस 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 कौन है वो? डेस 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 प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है। वो डेस 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 कौन है? तो वो डेस 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 है हमारा
ब्राउज़र महोदय। कौन है? ब्राउज़र महोदय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउज़र हो जाएगा। 41 पर जाइए। किसी वर्तमान फाइल को नए नाम के साथ नए लोकेशन पर सेव करने के लिए यूज़र को डैश 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 कमांड का प्रयोग करना चाहिए। हमने एमएस वर्ड पे एक फाइल बनाई, उसको हमने सेव कर दिया, बाद में पता चला भाई साहब कि ये तो सी ड्राइव में सेव हो गई। आप जैसे ही सी ड्राइव क्रैश होगी तो पूरी हमारी डाटा फाइल सब उड़ जाएगा। अब क्या करना है? तो उसकी स्थिति को चेंज करना है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहाँ जाके हम उसको ढूंढेंगे। तो वहाँ जाने के लिए सेव एज में हम उसको जाएंगे, सेव एज में जाके उसकी लोकेशन को और फोल्डर को हम चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेव एज कमांड का प्रयोग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेव एज हो जाएगा। लिखिए आगे 42वां, देखिए क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से किसमें फ्लैश मेमोरी नहीं होती है? दिए गए विकल्पों में से किसमें फ्लैश मेमोरी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार और रेडियो। क्या हो जाएगा? कार और रेडियो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 43 को देख लीजिए। डैश 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 ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। कौन है वो ऐसा सॉफ्टवेयर? यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए इसको। डैश 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 ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डाटा सॉफ्टवेयर, या फिर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रोग्राम। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। 43 का राइट आंसर है प्रोग्राम। 44 पे आ जाइए भैया, 44वां देख लीजिए। डैश 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 एक डाटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। अब बताइए, मैंने आपको बताया था कि जो अस्त व्यस्त चीज़ें होती हैं, है ना, उनको व्यवस्थित रूप में अब जब आप कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी? सूचना बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? सूचना बन जाएंगी। तो वही तो बोला है कि इन्फॉर्मेशन एक डाटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। तो अस्त व्यस्त डाटा को जब आप एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बिठा दोगे तो वो क्या बन जाएगी? इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। 45वां देख लीजिए। 45वां क्या कह रहा है? डाटा को प्रोसेस करने वाला कंपोनेंट निम्न में से किस में स्थित होता है? तो भाई साहब देख लीजिए, किस में होता है? इनपुट आउटपुट स्टोरेज सिस्टम काय में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा को प्रोसेस करने वाला कंपोनेंट निम्नलिखित में से किस में स्थित होता है? राइट आंसर है इसका सिस्टम यूनिट में। काय में होता है? सिस्टम यूनिट में होता है। 46 पे आ जाइए। सीपीयू और मेमोरी निम्न में से किस डिवाइस में स्थित होते हैं? सीपीयू और मेमोरी काय में होते हैं? बताइए, सीपीयू और मेमोरी। अब हमें बताया गया कि जो पूरा का पूरा डिब्बा है वही सीपीयू है, पर ये तो हाथ में उठा लेते हैं हम सीपीयू को, तो है ना, सीपीयू को तो हम हाथ में उठा लेते हैं। अब ये किस पे स्थित होगा? तो सर ये हमारी ब्रेन चिप पे स्थित है, जिस टेबल पे हमने सीपीयू रखा वहाँ स्थित है। सीपीयू होता नहीं है, सीपीयू एक चिप होती है। और ये जो बड़ा सा डिब्बा ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। ये जो बड़ा सा डिब्बा रखा होता है ना हमारे ऐसा चौकोर नुमा जो होता है, ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, वो क्या कहलाती है? सीपीयू कहलाती है। तो सीपीयू और जो मेमोरी, ये दोनों चिप जिस पे लगी होती है, जिस प्लेट पे, उस प्लेट को कहा जाता है मदरबोर्ड। उस प्लेट को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। तो अब बेवकूफ़ मत बनना है, डिब्बा सीपीयू नहीं कहलाता है, डिब्बा कहलाता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। इसके अंदर एक चिप लगी होती है, वो चिप क्या कहलाती है? हमारी सीपीयू कहलाती है ना। तो सीपीयू और मेमोरी जहाँ स्थित होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? मदरबोर्ड पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। 47वां देख लीजिए। एसटीएमपी से क्या तात्पर्य है? एसटीएमपी से क्या तात्पर्य? हमारा लगभग तीसरा या चौथा फुल फॉर्म मैंने रखा है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक बैठने लगा इन क्वेश्चनों को देखिए कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। आपको अब यहाँ से पढ़ना है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अब यहाँ से पढ़नी है। अब देख लीजिए 48 क्या कह रहा है? डिजिटल सर्टिफिकेट में शामिल नहीं होता है। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था ये, है ना। पूरे के पूरे दे दूंगा तो तुम लोग पास नहीं हो जाओगे। डिजिटल सर्टिफिकेट में शामिल नहीं होता, कौन नहीं होता? मालिक के डिजिटल हस्ताक्षर शामिल नहीं होते भैया उसमें। 49 पर जाइए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? अब सब ने रटा है कि परम है भैया, तो 3 परम धर दिए मैंने। अब बताओ कौन सा परम सही है तुम्हारा? 3 परम यहाँ पे हैं। छोटा वाला परम सही है कि बड़ा वाला परम सही है? तो हमारा 8000 वाला परम यहाँ पे सही है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? परम 8000 हो जाएगा। ठीक है, 50वें पे जाइए। रो एंड कॉलम के संयोजन को क्या कहा जाता है? गला मेरा चीख चीख के फट गया कि जब मैंने MS Excel पढ़ाया था
कि रो और कॉलम को मिला दो तो क्या बनता है, सेल बनता है ना, सेल बनता है। और वर्कशीट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो भी क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। ठीक है, डाटा किसके अंदर होता है, सेल के अंदर ही MS एक्सेल का डाटा होता है। चलिए 51 पे जाइए। 3D किस सूत्र को संदर्भित करता है, तो 3D ये भी नया क्वेश्चन था। 3D संदर्भित करता है वर्कशीट की सीमा को। किसको, वर्कशीट की सीमा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्कशीट की सीमा को हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ये हमारा शायद हो गया इससे पहले भी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो इसका क्या हो जाएगा, DVD। राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा, DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये पूरे क्वेश्चन करने में मेरे लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे हैं। एक एक क्वेश्चन को मैंने अपने हाथ से लिखा है और बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की है, ये सोच के नहीं की कि मुझे अपना वीडियो 1-1.5 घंटे का बनाना है ना, इसलिए नहीं। मैंने इन क्वेश्चनों को इसलिए उठाया क्योंकि मुझे लगे कि ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन अब हम 2-3 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका जो बेसिक है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आप जब 200-250 क्वेश्चन करके एग्जाम में बैठेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और आप एग्ज़ाम को आराम से पार कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और बताइए कि आपके नंबर कितने कितने आए हैं, ताकि मैं उस हिसाब से लेवल को और पढ़ाऊँ। ठीक है, तो नंबर कमेंट में करना ज़रूर ना भूलें, कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।